और आगे चल रहा है इसमें श्रुत लेख। सुनकर लिखे गए लेख को श्रुत लेख कहते हैं और इसका उद्देश्य भी वक्ता द्वारा उच्चारित ध्वनियों को भी कान लगा करके सुनना तथा अनुरूप उचित गति, स्पष्टता एवं शुद्धता से लिखने का स्वच्छता पूर्वक अभ्यास करना है। और श्रुत लेख सूक्ष्म ध्वनि भेद वाले वर्णों तथा ढ ढ ढ ढ अण आदि का लेखन अथवा हश्व दीर्घ मात्रा के श्रवण अभ्यास के लिए भी देना अधिक उपयुक्त रहता है। दूसरी तथा तीसरी कक्षा में यह लेखन कठिन शब्दों मस्जिद, मक्खन, गृह और ग्रह तथा सरल वाक्यों के रूप में हो सकता है। उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को कोई भी पाठ सावधानी पूर्वक पढ़ करके आने को कहा जा सकता है और उसके किसी भी अंश का श्रुतलेख दिया जा सकता है। विराम चिन्हों को ध्वनि या फिर उच्चारण के आधार पर भी सावधानी से सुनने को आधार बनाकर के श्रुतलेख की सामग्री की रचना की जा सकती है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में 1-2 दिन श्रुतलेख अवश्य दिया जाना चाहिए। श्रुतलेख की जांच की गई कई विधियों को हो सकती हैं और विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिकाओं को भी व्यक्तिगत जांच द्वारा या फिर शुद्ध लेखन लिखने वाले विद्यार्थियों की सहायता से तथा कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिख करके बच्चों को स्वयं जांच करने का अवसर देकर के अशुद्धि शोधन हो सकता है। ऐसा करते समय कक्षा के स्तर का विशेष ध्यान रखा जाए और कक्षा में अशुद्धियों का सुधार हो जाने के बाद में विद्यार्थियों से उनके शुद्ध लेखन का अभ्यास अवश्य ही कराया जाए। फिर लेखन की विधियां। खंडस्थ लेखन विधि। खंडस्थ लेखन विधि से में से अभिप्राय है कि जिस वर्ण को लिखना और सीखना हो उसे खंडों अथवा अवयवों में बांट लें और फिर उन्हें क्रम से विकसित करें के संपूर्ण वर्ण का भी रूप दें। जैसे कि व और वर्ण को लें और इसके अवयव या फिर खंड ठा इन दोनों ही अवयवों को जोड़ करके तब बनेगा व। व और एक डंडा है उसको अपन जोड़ेंगे तो उसको बनेगा व। इस प्रकार से व, न तो तय आदि वर्णों का खंडश विभाजन किया जा सकता है। वर्ण लिखना सिखाने में भी सरलता से कठिनता की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। रूपरेखा या फिर रूप अनुसरण विधि। इस विधि में पहले विद्यार्थी के सम्मुख भी बिंदुओं के रूप में भी किसी वर्ण को उकेरा या फिर लिखा जाता है और विद्यार्थी अध्यापक की देखरेख में उस आकृति पर भी पेंसिल या फिर कलम फेरता है और इस प्रकार से उस वर्ण की आकृति स्पष्ट उभर आती है और विद्यार्थी को इसे देख करके सफलता की अनुभूति होती है। और रूपरेखा को अधिक स्पष्ट करने के लिए इस पर तीर का चिन्ह भी लगा दिया जाता है ताकि बच्चा उसी के अनुसार लेखनी चलाए और यथा सिरोरेखा तथा खड़ी पाई के लिए भी क्रम से ये चिन्ह अपनाए जा सकते हैं और तीर के निशान वाले चिन्ह अपनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुलेखन विधि। इस विधि के अनुसार श्यामपट पर पूरा वर्ण लिखा दिया जाता है और विद्यार्थी उसे देख करके स्वयं लिखता है और यदि लेखन आरंभ की तैयारी यथेष्ट की गई है तो विद्यार्थी थोड़े प्रयत्न के बाद में इस विधि को भी लिखना सीख लेगा और इस विधि के द्वारा भी क वर्ण, व वर्ण आदि के वर्ण क्रमानुसार लिखना सिखाए जाते हैं। तुलना विधि में यदि उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई भी ऐसा विद्यार्थी प्रवेश पाता है जिसे कि गुरुमुखी, बंगला या फिर गुजराती आदि के माध्यम से लिखना सीखा है तो उसके पूर्व ज्ञान का भी लाभ देवनागरी लिपि शिक्षण में उठाया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ऐसे वर्णों की तुलनात्मक तालिका बनाई जो कि हिंदी भाषा के वर्णों में मिलते हैं और ऐसा करने से इस विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा सीखने में आसानी रहेगी। फिर लेखन कौशल के विभिन्न तत्व। सामान्य बच्चे के लिए भी लेखन कौशलों के विभिन्न तत्व निम्न है। पहले तो शब्दों का सही प्रयोग। सामान्यतः शिक्षार्थियों में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे कई शब्दों का भी प्रयोग हो जाए उनका सही प्रयोग जाने बिना करते हैं और उन्हें ये बताना जाना चाहिए कि शब्दों के चयन की अपेक्षा शब्दों का सही व उचित प्रयोग धीरे धीरे कैसे करना चाहिए। वाक्य रचना में लेखन कौशल में वाक्य रचना का सही होना आवश्यक है और बच्चों ऐसी वाक्य रचना कर सकें जिसके के माध्यम से उसका कथन भली भांति समझा जा सके। अत्यधिक लंबे अथवा अत्यधिक संक्षिप्त वाक्य अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं और व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी हो सकती हैं। अच्छे अभ्यास से यह कौशल निश्चित ही विकसित हो सकता है। कहानियां पढ़ने के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करना भी चाहिए और जिससे कि उनका भी अच्छा भाषिक विकास हो सके तथा वे श्रेष्ठ भाषा प्रयोगों की सराहना कर सकें और ऐसी कुछ पत्रिकाओं में पुस्तकों को भी पता लगाया जाना चाहिए जो कि बच्चों में अच्छी भाषा के प्रयोग एवं अभिव्यक्ति को विकसित करने में सहायता करते सकते हैं। तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण है। अच्छे लेखन कौशल में केवल अच्छा शब्द भंडार और वाक्य रचना ही नहीं होते हैं बल्कि तथ्यों का तार्किक प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देते समय हम सर्वप्रथम प्रश्न को उपभागों में विभाजित करते हैं और फिर उसके प्रत्येक भाग का एक ऐसे निश्चित क्रम में भी उत्तर देते हैं जो कि इस उत्तर को एक तार्किक क्रम प्रदान करता है और अतः
यह तभी संभव है कि जब पाठ्य वस्तु को पढ़ते समय उसे मस्तिष्क में एक व्यवस्थित ढंग से भी समझ लिया गया हो, और इसीलिए भी निश्चित ही इस प्रकार का लेखन या प्रस्तुतिकरण बच्चे तथा शिक्षक दोनों में मस्तिष्क के लिए मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार का मूल्यांकन बच्चे में अपने को प्रोत्साहित करने तथा उनमें लेखन को प्रभावी बनाने वाले कौशलों को पुनर्बलन प्रदान करता है। और वर्तनी प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शब्द किसी भी भाषा के प्रयोगों के प्राथमिक साधन है और किसी भी भाषा में लेखन कौशल के अभाव के कारण भी सामान्य वर्तनी दोषों भी आ सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तत्व को अधिक महत्व देने से चिंतित प्रक्रिया की तार्किकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है और प्राथमिक विद्यालय के बच्चे के लिए वर्तनी सीखना एक क्रीड़ा भी हो सकती है। लेखन दोष में मानक लिपि को शुद्ध रूप में भी न लिखना लेखन में दोष कहलाता है, और लेखन दोष कई प्रकार के हो सकते हैं, यथा मानक लिपि का शुद्ध अनुसरण न कर सकना और लेख सुपाठ्य न हो सकना और मात्राओं का उचित प्रयोग न कर सकना और वर्णों की बनावट सानुपाती न होना, सिरोरेखा सीधी न खींची पाना और पंक्ति को सीधा न लिख पाने के कारण भी वर्णों का तथा शब्दों का ऊपर नीचे होना, लेखन सामग्री कलम दवात ठीक न होने के कारण भी धुंधला या फिर अस्पष्ट लेखन अभ्यास भी कमी के कारण भी वर्णों में ब्रह्म वर्तनी की अशुद्धियां तथा विकलांगता के कारण भी लेखन दोष आदि हैं। लेखन दोष के कारण लेखन में दोष आने के कई कारण हो सकते हैं, यथा जैसे लेखन सिखाने में उचित विधि को न अपनाना। सामान्य से देखा जाता है कि लेखनारंभ तैयारी करने से पूर्व बालकों को भी वास्तविक लेखन में लगा दिया जाता है। खंडस्थ लेखन या फिर रूपरेखा अनुसरण की विधि को भी जानकारी न होने के कारण भी अकारादिक्रम से पूरे वर्ण को लिखना सिखाना आरंभ कर दिया जाता है। अपरिपक्व अवस्था में लेखन अति उत्साही माता पिता जगह जगह पर खुले हुए पूर्व प्राथमिक केंद्रों में बच्चों को भी भर्ती करवा देते हैं और उचित अवस्था से पूर्व ही हाथ में लेखन सामग्री पकड़ा दी जाती है। परिणामस्वरूप बच्चा ठीक से अभ्यास न होने के कारण मानक अशुद्ध उच्चारण अनुकरण नहीं कर पाता है और इस अवस्था में उंगलियां और मांसपेशियों का उचित समायोजन नहीं हो पाता। इसी कारण से बच्चा उस सामग्री का उपयोग नहीं कर पाता है और लेखन कार्य से प्रारंभ से ही दोष आ जाते हैं। फिर उचित लेखन सामग्री का अभाव, बच्चे के पास में उचित लंबाई की कलम या फिर पेंसिल से भी नहीं होती है, तो ऐसी हालत में उसे लिखना पड़ता है और तख्ती स्लेट या फिर कॉपी का आकार प्रकार बच्चे की आवश्यकता से छोटा या फिर बड़ा हो जाता है। कई बार तो तख्ती की सतह बहुत ही खुरदरी होती है। उचित मार्गदर्शन का अभाव, अनेक स्थिति में बालों को माता पिता तथा अध्यापक अध्यापिका का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। बच्चे के लेखन की अशुद्धियों की और वे उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं और वे अच्छे लेखन के महत्व के बारे में नहीं सहजग और जागरूक नहीं बन पाते हैं और बहुत ही कम विद्यालयों में सुलेख प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता है। बच्चों को सुलेख के लिए उत्साहित न कर पाना भी अनेक बच्चे लेखन को भार मात्र समझते हैं और लिपि की अनभिज्ञता, लिपि का सही ज्ञान न होना भी लेखन दोष का भी महत्वपूर्ण कारण है और देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन, स्वर की मात्राएं, रेफ की स्थिति आदि का सही ज्ञान न होने के कारण भी लेखन में अशुद्धियां आ जाती हैं। क्षेत्रीय भिन्नता, हिंदी भाषा भाषियों का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। राजस्थान के बिहार तक हिंदी की उपबोलियों में विविधता है और परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में उच्चारण, लिंग, विधान, वचन, विवरिवतन, विधि तथा कार्य के प्रयोग आदि शुद्ध न होने के कारण भी लेखन में अशुद्धियां आ जाती हैं। फिर लेखन दोष निराकरण के उपाय हैं। लेखन दोष के प्रकार और कारणों के आधार पर भी इन दोषों का निराकरण संभव है। लेखन दोष दूर करने के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहले तो उचित अवस्था में लेखन कौशल सिखाएं, अल्पायु में लेखन कौशल न सिखाएं और जाए, और 5+ वर्ष आयु वर्ग का बच्चा भी शारीरिक और मानसिक रूप से भी लिखना सीखने के योग्य हो जाता है और इस अवस्था में पूर्व लिखना सीखने का प्रयास भी उचित नहीं है। मेरे बालक के व्यक्तित्व का सम्मान, हर बच्चे की अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाएं और प्रत्येक बालक के प्रति स्नेह और सम्मान का बर्ताव भी किया जाए और उसे उचित विधि से लेखन के प्रति भी प्रोत्साहित किया जाए और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को लेखन सिखाने के लिए भी और भी सावधानी बरतनी चाहिए। उचित लेखन विधियों का प्रयोग, वास्तविक लेखन सिखाने से पूर्व लेखन प्रारंभ तैयारी पर बल दिया जाना चाहिए और खंडस्थ लेखन विधि तथा रूपरेखा अनुसरण विधि के प्रयोग से लेखन दोषों का भी निराकरण बहुत ही कुछ हो जाता है। व्यक्तिगत अशुद्धि संशोधन, व्यक्तिगत स्तर पर भी अशुद्धि संशोधन के बिना लेखन दोषों का भी निराकरण कठिन है और प्राथमिक स्तर पर तो इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा अशुद्ध लिखे गए शब्दों को उन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंतिम 10-15 पृष्ठों में शुद्ध रूप से भी लिखने के लिए भी कहें और उनका अभ्यास कराएं और उससे कहा जाए कि सप्ताह में कम से कम एक बार उन शब्दों पर निगाह अवश्य डाल दें ताकि आवृत्ति में ऐसे वे शब्द उनकी लिखित शब्दावली का सक्रिय भाग बन जाए और इस कार्य का समय समय पर भी शुद्ध लेख करवाएं। उच्चारण अभ्यास, विद्यार्थी जिन शब्दों को अशुद्ध लिखता है बहुत ही संभव है कि उसका कारण भी अशुद्ध उच्चारण हो, यथा शंकर, षटकोण और सड़क, प्र, पर, छह छतरी और छह क्षत्रिय और त्रैतर आदि का उच्चारण अशुद्ध होने से लेखन में भी दोष आ सकता है। अतः इन ध्वनियों से युक्त शब्दों के शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास भी कराया जाए। और फिर शुद्ध लेख का अभ्यास, शब्दों के शुद्ध उच्चारण को सुनने और उचित गति से लिखने या फिर तथा अशुद्धियों की जांच के लिए भी शुद्ध लेख साधन है।
श्रेष्ठ साधन है और सप्ताह में 1-2 दिन लेख के अवश्य निश्चित कर लिया जाए। शुद्धि कोश में यदि बहुलता से अशुद्ध लिखे जाने वाले शब्दों को आकारादि क्रम से कोश बना लिया जाए तो अच्छा रहता है और हर कक्षा की एक सीमित लिखित शब्दावली होती है। अतः ये कोश कक्षा के स्तर के अनुसार ही बनाना उचित होगा और कक्षा में से शुद्ध शब्दों की सूची भी लटकाई जा सकती है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती है हिंदी के प्रति भावात्मक अभिवृत्ति का निर्माण। छात्रों के मन में हिंदी के प्रति आस्था उत्पन्न करना, उनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता बताना अति आवश्यक है, क्योंकि अनेक छात्र हिंदी को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। स्तरीय पाठ्य पुस्तकों की समस्या, हिंदी भाषा में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्याएं, हिंदी का शिक्षण कब प्रारंभ किया जाए, किस स्तर पर कितना पाठ्यक्रम रखा जाए और साहित्य कितना पढ़ाया जाए आदि हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां हैं। फिर अच्छे हिंदी अध्यापकों का अभाव है। वर्तमान में हिंदी भाषा शिक्षण में भी अच्छे अध्यापकों का अभाव एवं एक प्रमुख चुनौती है। लिपि संबंधी समस्याएं, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का अभ्यास एक प्रमुख चुनौती है। व्याकरणिक समस्याएं, व्याकरणिक समस्याएं हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है। सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना। इसमें देखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। उत्तर है अभिव्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस सही तत्व के साथ में जोड़ी जाती हैं। उत्तर है इसका बोलना। नेक्स्ट है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है जो। उत्तर है इसका वाद विवाद। नेक्स्ट है, अनुभूति के आधार पर अभिव्यक्ति के 2 रूप होते हैं। उत्तर है इसका गृहित और सृजनात्मकता। वाचन के समय अर्थ को न समझने का कारण क्या होता है। उत्तर है इसका अनुभव तथा अभ्यास का अभाव। सामूहिक वाचन में पाठ का वाचन पहले कौन करता है। उत्तर है इसका समूह का नेता। स्वस्वर वाचन का अभ्यास कौन सी कक्षाओं में होता है। उत्तर है इसका छोटी कक्षाओं में। नेक्स्ट स्वस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। उत्तर है इसका सामूहिक वाचन। नेक्स्ट मौन वाचन से क्या लाभ होता है। उत्तर है इसका अवकाश के समय का सदुपयोग। नेक्स्ट हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है। उत्तर है इसका मौन वाचन में। जैसे मौन वाचन की गति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर है इसका अर्थग्राहिता में त्वरिता। नेक्स्ट मौन वाचन संबंधी प्रयोग विशेष करके किस देश में किया गया है। उत्तर है इसका अमेरिका में। नेक्स्ट मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। उत्तर है तीसरी कक्षा से। नेक्स्ट निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है। उत्तर है इसका उच्चारण संबंधी दोष। जैसे लिखित कार्य से तात्पर्य है। उत्तर है इसका कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों से। नेक्स्ट लिखित कार्य की त्रुटियों का प्रकार कौन सा होता है। उत्तर है इसका उपयुक्त सभी है। मात्रा एवं वर्ण संबंधी अशुद्धियां, व्याकरण के नियमों संबंधी दोष और तीसरा विराम चिन्हों का गलत प्रयोग। और नेक्स्ट है प्रश्न, मौन वचन कहाँ नहीं किया जा सकता है। उत्तर है इसका अभिनंदन सभा में। नेक्स्ट शिष्टाचार विरुद्ध किसे कहा जा सकते हैं। उत्तर है इसका वाचनालय में जोर से पत्र पढ़ना। नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। उत्तर है इसका ब्राइन की। नेक्स्ट है मौन वचन में वृद्धि लाई जा सकती है। उत्तर है इसका नेत्रों की गति में। नेक्स्ट है लिखना सिखाते समय बालक को पहले क्या सिखाया जाना चाहिए। उत्तर है इसका बालक का स्वयं का नाम लिखना। नेक्स्ट है प्राय पाठशाला में बालकों से पहले क्या लिखवाते हैं। उत्तर है इसका अक्षर। नेक्स्ट है हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने कहा है। उत्तर है महात्मा गांधी ने। और नेक्स्ट प्रश्न है मौखिक कार्य का रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। उत्तर है लिखित कार्य। ऐसे विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए भी अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है। उत्तर है इसका गृह कार्य को। नेक्स्ट है लिखित कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक कक्षा कार्य तो दूसरा क्या होता है। उत्तर है गृह कार्य। ऐसे बालक परिवार में रहकर के कैसी भाषा सीख जाता है। उत्तर है बोलचाल की भाषा। ऐसे संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए भी सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री है। उत्तर टेप रिकॉर्डर। ऐसे प्राथमिक स्तर पर संवाद शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। उत्तर है रंग कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट है आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है। उत्तर इसका मौन वाचन। नेक्स्ट बालक मौन वाचन क्यों करते हैं। उत्तर है इसका ज्ञान प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से बोलने की योग्यता कौन सी है। उत्तर है इसका आशु भाषण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। उत्तर है इसका दीपावली पर लेख। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित कौन सा वाचन का आधार नहीं है। उत्तर है इसका अभिनय। और नेक्स्ट बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उत्तर है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। नेक्स्ट शिक्षण कौशलों के विकास के लिए भी व्यवस्था की जाती है। उत्तर है इसका सूक्ष्म शिक्षण की। नेक्स्ट प्रश्न अध्यापक अभ्यास हेतु थोड़े से समय के लिए भी छोटे से समूह को चुनता है और इस अवधि में किसी एक ही कौशल का उसने अभ्यास कराया जाता है। ये कौन सी अध्यापन प्रणाली है। उत्तर है इसका सूक्ष्म अध्यापन प्रणाली। निष्पक्ष हस्त कौशलों के मूल्यांकन हेतु प्रयोग करते हैं। उत्तर है इसका रचनात्मक परीक्षा। नेक्स्ट वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। उत्तर है इसका दोनों ही है, अनुकरण विधि और संप्रेषण विधि। नेक्स्ट मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। उत्तर है इसका दोनों का विकास। और नेक्स्ट लेखन शिक्षण की मुख्य विधि है। उत्तर है इसका ये दोनों ही है।
पेस्टोलॉजी विधि और अनुकरण विधि। ऐसे लेखन शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है इसका लिखने के कौशल। नेक्स्ट है वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, उत्तर है इसका दोनों ही है, पढ़ने के कौशल और बोलने के कौशल। नेक्स्ट है शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, उत्तर है वाचन शिक्षण से। नेक्स्ट है वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार होते हैं, उत्तर है उक्त सभी होते हैं, स्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। जैसे हिंदी लेखन के मुख्य पक्ष हैं, उत्तर है इसका उक्त सभी है, सुलेख, पाठ्य वस्तु और भाषा संबंधी। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, उत्तर है इसका लेखन शिक्षण से। और स्वर वाचन का मुख्य पक्ष होता है, उत्तर है दोनों ही है, संवेद वाचन और वैदिक के वाचन। और दैट्स ऑल।